जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें लोग भारतीय इतिहास कर रहे हैं। और यह हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का चौथा वीडियो लेक्चर है। हम लोगों ने पहले से 3 वीडियो लेक्चर पब्लिश कर लिया है, तो आप लोग उसे अगर नहीं देखे तो जाकर देखिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन बहुत आसानी से पहुंच जाए और आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रिवाइज कर सकें। हम लोग आज कर रहे थे 9वां चैप्टर, आधा हो गया था, थोड़ा सा कुछ बाकी था। फिर उसी तरह से 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, फिर उस तरह से मध्यकालीन आधुनिक सारा का सारा हिस्ट्री बुक कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अगले बुक की तरफ आएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोगों ने 117 नंबर प्रश्न तक कर लिया था। आज हम लोग 118 नंबर प्रश्न शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले फिर से आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हम सपोर्ट करें, और कमेंट बॉक्स से जरूर लिखें कि आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुँचाएगा जो इस बार का 71वां बीपीएससी देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कई सारे पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लाभदायक होगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, 118 नंबर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अवस्थित थे, तो कौन कौन से थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, मतलब पहले हो जाएगा धर्मस्थायी और फिर कंटक शोधन। 2 और 4 धर्मस्थायी और कंटक शोधन। अगला प्रश्न, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मागध का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मागध का। गांव के शासन को स्वशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्रविड़ों ने। गांव के शासन को स्वशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्रविड़ों ने। अगला, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो डी ऑप्शन रहेगा अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो डी ऑप्शन रहेगा अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण विवाह वर्जित प्रोहिबिट है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मनुस्मृति। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण विवाह या वर्जित है? तो बी ऑप्शन रहेगा मनुस्मृति। अगला, विदेशियों ने भारतीय समाज में मनु द्वारा दिए गए सामाजिक स्तर था? तो बी ऑप्शन रहेगा ब्रात क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारतीय क्षत्रियों का। आगे, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी ना किसी समय आए, तो आगमन का सही कालानुक्रम देखना है। तो सबसे पहले आए मेगास्थनीज, फिर आया फायान, फिर आया ह्वेनसांग, फिर आया इत्सिंग। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3-1-4-2। 3-1-4-2, पहले मेगास्थनीज, फिर फायान, फिर ह्वेनसांग, फिर इत्सिंग। अगला प्रश्न, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ सूची को सूची दोस्तों आइए मिलान कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा सैंड्रोकोटस, बिंदुसार हो जाएगा अमित्रघात, अशोक हो जाएगा प्रियदर्शी और चाणक्य हो जाएगा विष्णुगुप्त। सी ऑप्शन हो जाएगा 2-3-1-4। 2-3-1-4। यहाँ देख लीजिए मिलान किया हुआ, चंद्रगुप्त हो जाएगा सैंड्रोकोटस, बिंदुसार हो जाएगा अमित्रघात, अशोक हो जाएगा प्रियदर्शी और चाणक्य हो जाएगा विष्णुगुप्त। आगे है अंतिम मौर्य सम्राट था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बृहद्रथ। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है या देखना है। तो आइए देख लेते हैं क्या कर सारा कथन को। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया, यह भी बिल्कुल सही है। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, यह भी बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1, 2, 3, इसमें तीनों सही है। अगला प्रश्न, मौर्य काल में प्राणायाम था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपातकालीन कर। मौर्य काल में प्राणायाम क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपातकालीन कर। आगे, ईसा सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। बी ऑप्शन होगा 2 और 3, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। अगला प्रश्न, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया हुआ था, तो ये ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया हुआ था कौन? तो ये ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो बी ऑप्शन होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक प्रशस्ति। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो बी ऑप्शन होगा, अच्छा इसका बी ऑप्शन होगा महाक्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ए ऑप्शन होगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख।
निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ए ऑप्शन होगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बराबर पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं, यही लगता है गलत है, क्योंकि 3 गुफाएं हैं शायद। नहीं, डी ऑप्शन गलत है, मतलब ए सही है। बराबर पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है, यह बिल्कुल सही है। आगे, यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है, यह भी सही है। यह अभिलेख ईसापुर 6ठी शताब्दी का है, यह गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। यह अभिलेख ईसापुर 6ठी शताब्दी का है। आगे, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान पर से प्राप्त हुई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा परखम। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो डी ऑप्शन होगा परखम। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित देखना तो पहला हो जाएगा लोथल, एंशियंट डॉकयार्ड, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है सारनाथ, फर्स्ट रमसन ऑफ बुद्ध, यह बिल्कुल सही है। राजगीर, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, यह गलत है। नालंदा, ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4 इसमें सही है। अगला प्रश्न, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दूरभिधंसियों के बारे में। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु क्या है? तो डी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की धूर्भिसंधियों के बारे में है। अगला चैप्टर हम लोग मौर्यकालीन कला देखने वाले हैं, तो आइए एक एक करके इसे सारे प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं मौर्यकालीन कला के बारे में। आगे, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? तो ये हो जाएगा स्ट्रैडो द्वितीय। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? तो ये हो जाएगा स्ट्रैडो द्वितीय। आगे, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वसुदेव दोनों अंकित हैं? तो डी हो जाएगा अगस्थोक्लीज। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकीर्ण एवं वसुदेव दोनों अंकित है? तो ए हो जाएगा, डी हो जाएगा अगस्थोक्लीज। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 के समसामयिक नहीं था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिलिंद नहीं है, बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत सब एक काल के हैं। फिर से, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिलिंद। आगे, काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिला है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कठियावाड़ के रुद्रदमन के। काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिला है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्रदमन के। आगे, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जूनागढ़। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ए ऑप्शन होगा जूनागढ़। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम। आगे, 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदमन के। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? तो सी ऑप्शन होगा रुद्रदमन ने। आगे, करदम छप्रकों ने निम्नलिखित में से किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं? तो ए ऑप्शन होगा ताम्र। अगला है सुमिलित करने के लिए, तो डेमेट्रियस हो जाएगा, हिंद यूनानी, रुद्रदमन हो जाएगा, शाक, गोंडोफर्नीज हो जाएंगे, पल्लव और भीम हो जाएगा कुषाण। सी ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो बी हो जाएगा यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। अगला है उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किसने किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुषाणों ने। आगे, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाएं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुषाण ने। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाएं? तो सी ऑप्शन होगा कुषाण ने। आगे, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बी ऑप्शन होगा कनिष्क। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बी ऑप्शन कनिष्क। निम्नलिखित में से किस शासक
को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीम कड़फिसस। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा भीम कड़फिसस। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भीम कड़फिसस ने। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो ए ऑप्शन होगा भीम कड़फिसस। आगे इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भीम कड़फिसस। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भीम कड़फिसस। आगे योधेय सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो डी ऑप्शन होगा कार्तिकेय। योधेय सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो डी ऑप्शन होगा कार्तिकेय। आगे कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो बी ऑप्शन होगा 81 ईसा सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो बी ऑप्शन होगा 81 ईस्वी सन। आगे कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो बी ऑप्शन होगा 78 एडी। कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 78 एडी। आगे शक संवत का प्रारंभ किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ किया गया था? डी ऑप्शन हो जाएगा 78 ईस्वी। आगे विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्ष में है? तो सी ऑप्शन होगा 135 वर्ष। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो सी ऑप्शन होगा 135 वर्ष का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो सी ए ऑप्शन हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। फिर से शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अगला है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1931। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1931। आगे कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो इसका सी हो जाएगा 1 और 2, मतलब अश्वघोष और वसुमित्र। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो कनिष्क के समकालीन अश्वघोष और वसुमित्र दोनों थे। सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। आगे अश्वघोष किसका समकालीन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। अश्वघोष किसके समकालीन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पतंजलि का नहीं था, बाकी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन का था। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पतंजलि। अगला निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो डी ऑप्शन होगा विशाखदत्त। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो डी ऑप्शन होगा विशाखदत्त। अगला निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? तो ए ऑप्शन होगा श्रावस्ती का नहीं है, बाकी कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का है। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? तो ए ऑप्शन होगा श्रावस्ती का नहीं है। आगे इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो सी और डी, मतलब चरक और जीवक दोनों हो जाएगा। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो डी और सी और डी दोनों हो जाएगा, चरक और जीवक। अगला पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या लेख। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो सी ऑप्शन होगा अयोध्या लेख। अगला प्रश्न, शुंग के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो सी ऑप्शन होगा उज्जैन। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो सी ऑप्शन उज्जैन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो सी ऑप्शन होगा कन्नव। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो सी ऑप्शन कन्नव। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो सी ऑप्शन होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो सी ऑप्शन होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। आगे मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो ए ऑप्शन होगा सातवाहन। अगला है शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो डी ऑप्शन होगा सातवाहन। शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो डी ऑप्शन सातवाहन। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ए ऑप्शन होगा पान चाऊ। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ए ऑप्शन पान चाऊ। आगे निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो बी और सी दोनों हो जाएगा, मतलब मौर्य वंश और कुषाण वंश। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो बी और सी हो जाएगा मौर्य वंश और कुषाण वंश। अगला बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुषाण काल में।
बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कहाँ? तो बी ऑप्शन होगा कुषाण काल में। आगे निम्नलिखित में से किस स्थान से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ए ऑप्शन होगा बैराठ। निम्नलिखित में से किस स्थान से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो ए ऑप्शन होगा बैराठ से। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा, कुषाण गांधार कला शैली के लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कुषाणों के समय में। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो ए ऑप्शन होगा कुषाणों के समय में। अगला, शक क्षत्रप काल में सोना चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था? तो सी ऑप्शन होगा 1:35। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था? तो 1:35। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो राजवंश दिया हुआ है और सिक्कों की धातुएं दिया हुआ है। तो सही सुमेलित नहीं देखना है। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र बिल्कुल सही है। गुप्त स्वर्ण एवं रजत बिल्कुल सही है। सातवाहन स्वर्ण यह गलत है। कलचुरी स्वर्ण रजत और ताम्र यह सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सातवाहन स्वर्ण यह गलत है। अगला, सुमेलित करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलान करते हैं। तो गांधार कला हो जाएगा कुषाण का, जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा मिनांडर का, मिलिंद पन्हो का हो जाएगा, सॉरी जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम का, मिलिंद पन्हो हो जाएगा मिनांडर का, और तक्षशिला लेख हो जाएगा पथिक का। सी ऑप्शन 3-4-1-2। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान का बामियार प्रसिद्ध था? तो डी ऑप्शन होगा बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियार प्रसिद्ध था किसके लिए? तो डी ऑप्शन होगा बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो सी ऑप्शन होगा गंधार। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं क्या? तो सी ऑप्शन होगा गंधार। अगला, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है? डी ऑप्शन होगा भारतीय तथा यूनानी कला का। गंधार कला शैली एक संश्लेषण किसका है? तो डी ऑप्शन होगा भारतीय तथा यूनानी कला का। आगे, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो डी ऑप्शन होगा गंधार मूर्ति कला। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो डी ऑप्शन होगा गंधार मूर्ति कला। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ए ऑप्शन आएगा यूनानी, शक, कुषाण। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ए ऑप्शन होगा यूनानी, शक और कुषाण। आगे, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा डेरियस प्रथम। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो सी ऑप्शन होगा डेरियस प्रथम। आगे, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था? तो डी ऑप्शन होगा सातवाहन। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा? तो डी ऑप्शन होगा सातवाहन। आगे, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो सी ऑप्शन होगा मत्स्य पुराण। अगला, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? तो ए ऑप्शन होगा अवंती में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ? तो ए ऑप्शन अमरावती में। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो ए ऑप्शन होगा प्रतिष्ठान। निम्न में से कौन सा सातवाहनों की राजधानी थी? तो ए ऑप्शन होगा प्रतिष्ठान। आगे, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो सी ऑप्शन होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। निम्नलिखित में से किसके लिए एक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो सी ऑप्शन होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। आगे है राजवंश और राजधानी। तो आइए मिलान करने वाला देख लेते हैं। इसका आंसर 1 है, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे मिलान क्या हुआ ये देख लेते हैं। इसे शुंग हो जाएगा पाटलिपुत्रा, सातवाहन हो जाएगा पैठान, कदम्ब हो जाएगा वनवासी, चंदेल हो जाएगा महोबा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित में सही कूट का चयन करना है। तो पहले हो जाएगा सातवाहन, फिर हो जाएगा वाकाटक, फिर हो जाएगा चालुक्य। डी ऑप्शन होगा 1, 2, 3 बिल्कुल सही अरेंज किया हुआ है। अगला प्रश्न कथन कारण वाला है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ? यह बिल्कुल सही है। दूसरा, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया? यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ए और आर तथा दोनों सही है, तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही देखना है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला? यह बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया? यह बिल्कुल सही है। वाकाटक वंश का पहला राजा
प्रवर सेन प्रथम हुआ, यह बिल्कुल गलत है। बिंद शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था, यह भी बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन होगा केवल एक इसमें सही है, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत था। आगे निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? तो डी ऑप्शन होगा अमरावती। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? तो डी ऑप्शन होगा अमरावती में। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो नासिक गौतमीपुत्र बिल्कुल सही है। हाथी गुफा, खारवेल यह भी सही है। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय यह गलत है। गिरनार रुद्रदमन प्रथम यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन होगा भीतरी पुलकेशिन द्वितीय यह गलत है। अगला, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इक्ष्वाकु। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो बी ऑप्शन होगा इक्ष्वाकु वंश के लोगों को। आगे है कथन कारण। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, यह बिल्कुल सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, यह गलत है। तो सी ऑप्शन होगा ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? सी ऑप्शन हाथी गुफा के साथ। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो सी ऑप्शन होगा हाथी गुफा लेक के साथ। आगे, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म के संरक्षक था? तो डी ऑप्शन होगा खारवेल। निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो डी ऑप्शन होगा खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन होगा चेदी। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन होगा चेदी वंश। आगे, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो सी ऑप्शन होगा खारवेल का। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो सी ऑप्शन होगा खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो ई ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ए ऑप्शन होगा खारवेल। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का एक स्रोत है? तो ए ऑप्शन होगा खारवेल का। आगे है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं, यह बिल्कुल सही है। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, यह बिल्कुल सही है। खंडगिरी गुफा हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, यह गलत है। तो सी ऑप्शन होगा 1 और 2 इसमें सही है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत था। अगला प्रश्न, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो ए ऑप्शन होगा विधि क्षेत्र में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो ए ऑप्शन होगा विधि क्षेत्र में। पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी के लेखक किसने लिखी थी? तो ई ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसे इसका लेखक अज्ञात है, इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अगला चैप्टर हमारा है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। आइए इसके प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल करते हैं और इसी तरह से यह कंटिन्यू रहेगा। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। गुप्त वंश ने, ये ऑप्शन हो जाएगा, 319 से 500 ईस्वी अवधि में शासन किया। तो यहाँ पे अवधि दी हुई है गुप्त वंश का। गुप्त वंश ने 319 से लेकर 500 ईस्वी अवधि में शासन किया था। अगला, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? तो बी ऑप्शन होगा प्रवरसेन प्रथम। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? तो बी ऑप्शन होगा प्रवरसेन प्रथम। आगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त। अगला, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त। आगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो बी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो बी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह है? बी ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो बी ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त। आगे, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो बी ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो बी ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त। आगे, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो सी और डी दोनों, मतलब अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के बारे में यह बोलता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो अशोक और समुद्रगुप्त से, सी और डी। अगला प्रश्न, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त के। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो डी ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो बी ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो सी हो जाएगा महेंद्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र। अगला, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो ए ऑप्शन होगा जहांगीर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर।
अगला है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, ये ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त की। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर देखना है कौन सा इसमें है। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि था, यह बिल्कुल सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, यह गलत है, यह कालिदास की रचना है। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन होगा 1 और 3 इसमें सही है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट इसमें गलत है। आगे सुमिलित करने के लिए दिया हुआ दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। तो आइए देख लेते हैं। धनंजय हो जाएगा, कुशतलपुर नीलराज हो जाएगा, अवमुक्त उग्रसेन हो जाएगा, पलक्का और विष्णु गोप हो जाएगा कांची। सी ऑप्शन 3-1-4-2 3-1-4-2। अगला प्रश्न, दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो बी ऑप्शन होगा इन चंद्र। दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो बी ऑप्शन होगा चंद्र के। आगे किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, तो सी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, तो सी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो सी ऑप्शन होगा गुप्त। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुप्त। आगे हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त के शासनकाल में। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था कब, तो सी ऑप्शन होगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। आगे निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की, तो सी ऑप्शन होगा स्कंदगुप्त ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी, तो सी ऑप्शन होगा स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, तो सी ऑप्शन होगा स्कंदगुप्त। इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था, तो डी ऑप्शन होगा स्कंदगुप्त। इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था, तो डी ऑप्शन होगा स्कंदगुप्त। आगे किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भीतरी स्तंभलेख। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, तो ए ऑप्शन होगा भीतरी स्तंभलेख। आगे गुप्त सम्राट के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था, तो हूण आक्रमण था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, यह भी सही था, अरब आक्रमण नहीं था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरब आक्रमण। आगे शक विजेता किसे जाना जाता है, तो सी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता किसे जाना जाता है, तो सी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो सी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो सी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो सही कथन देखना है। पहला है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्रा है, यह बिल्कुल सही है। इन मुद्राओं का तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन होगा 1 और 2 इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा चांदी के। शकों के विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए, तो बी ऑप्शन होगा चांदी के। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की, तो बी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो बी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वाकाटक में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, तो सी ऑप्शन वाकाटक वंश में। आगे प्रभावती गुप्त शासिका थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वाकाटक वंश की। प्रभावती गुप्त शासिका थी किसकी, तो सी ऑप्शन होगा वाकाटक वंश की। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख बिल्कुल सही है। पतीक तक्षशिला अभिलेख यह बिल्कुल सही है। प्रभावती गुप्त उदयगिरी गुहा अभिलेख यह बिल्कुल गलत है। समुद्रगुप्त एरन अभिलेख यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रभावती गुप्त उदयगिरी गुहा अभिलेख। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा दशपुर अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा दशपुर अभिलेख। अगला प्रश्न, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। अगला, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा दशपुर शिलालेख। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा दशपुर शिलालेख।
सुमेलित करने के लिए दिया हुआ शासक और रानियाँ। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 3 1 2 4 यहाँ पे सुमेल किया हुआ है, देख लेते हैं। चंद्रगुप्त हो जाएगी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की हो जाएगी दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की हो जाएगा कुबेर नागा, और कुमारगुप्त प्रथम की हो जाएगी अनंत देवी। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही कालानुक्रम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। पहला हो जाएगा भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्राम। सबसे बड़ा हो जाएगा भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्राम। अगला प्रश्न, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकतर निर्भर हो गए किस पे? तो सी ऑप्शन होगा दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर। आगे गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ए ऑप्शन होगा ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ए ऑप्शन होगा ताम्रलिप्ति से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। इसे आप लोग ऊपर विवरण बॉक्स में से यहाँ पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्यवस्था या व्यवस्थाएं हो सकती हैं? तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। आगे, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही कथन देखना है कौन सा है। तो प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। यह बिल्कुल गलत है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। यह बिल्कुल सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वस्त्र उत्पादन से। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वैश्य वर्ण को। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वैश्य वर्ण को। अगला, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। आगे, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारत ने आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भास्कराचार्य। बाकी धन्वंतरी का है, चरक का है और सुश्रुत का भी है, भास्कराचार्य का नहीं है। आगे, लीलावती के लेखक थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भास्कराचार्य। आगे, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही कथन देखना है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। यह बिल्कुल सही है। 3री शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिरोपण शुरू हो चुका था। यह गलत है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोन के जेया का सिद्धांत ज्ञात था। यह बिल्कुल सही है। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 3 4 सही है, दूसरा नंबर इसमें गलत था स्टेटमेंट। अगला प्रश्न, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र में। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित कहाँ है? तो डी ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था? तो सी ऑप्शन होगा छपनक। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योति से संबंधित था? तो सी ऑप्शन होगा छपनक। अगला, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो डी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो डी ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये ऑप्शन होगा आर्यभट्ट। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये ऑप्शन होगा आर्यभट्ट। आगे है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दिनार।
अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दिनार। गुप्त राजवंश मुद्रा को कहा जाता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था क्या? तो बी ऑप्शन दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्रा का नाम दिया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्रा को नाम दिया गया था किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रूपक का। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे गुप्त काल में लिखित सांस्कृतिक नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृत। गुप्त काल में लिखित नाटकों सांस्कृतिक नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृत भाषा। स्त्री सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एरन से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एरन से। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो ए ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त प्रथम। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शनी। आइए यहाँ से देख लेते, मिलान किया हुआ है। सी हो जाएगा 2 1 4 3। सी ऑप्शन 2 1 4 3। फिर से देखते हैं, अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त का हो जाएगा पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का हो जाएगा क्रमादित्य। फिर से अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त का हो जाएगा पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का हो जाएगा क्रमादित्य। आगे नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये ऑप्शन आएगा गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ए ऑप्शन आएगा गुप्त काल की। आगे किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ए ऑप्शन आएगा गुप्त वंश। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ए ऑप्शन आएगा गुप्त वंश। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सी ऑप्शन आएगा गुप्त काल। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सी ऑप्शन आएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी? तो डी ऑप्शन होगा इनमें से किसी में नहीं। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो डी ऑप्शन होगा इनमें से किसी में नहीं। आगे गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उपज का छठा भाग। गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर क्या था? तो बी ऑप्शन होगा उपज का छठा भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या था? तो सी ऑप्शन होगा 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या था? तो सी ऑप्शन होगा 1/6। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उपज का छठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उपज का छठा भाग। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो ए ऑप्शन होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो ए ऑप्शन होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ए ऑप्शन होगा भूमाप। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ए ऑप्शन होगा भूमाप को। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो सी ऑप्शन होगा ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? तो इसका आंसर अष्टात्मक दिया हुआ, आप लोग चाहे हैं तो विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। आगे प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। फिर से, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए प्रसिद्ध विख्यात थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। आगे तोरमान किस जातीय दल का था? तो बी ऑप्शन होगा हूनों का। तोरमान किस जातीय दल का था? तो बी ऑप्शन होगा हूनों का। आगे निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो बी ऑप्शन होगा यशोधर्मन। निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो बी ऑप्शन होगा यशोधर्मन। आगे चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया? तो सी ऑप्शन होगा सुंग युग। चीनी यात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया? तो सी ऑप्शन होगा सुंग यून। आगे चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसे विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। आगे चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त।
चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। आगे निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसमें कौन सा सही है देखना है। तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, यह बिल्कुल सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रित था, यह गलत है। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तृत किया, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 इसमें सही है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट इसमें गलत था। अगला प्रश्न, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम या विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन इसमें सही है। इसे राज्य के लिए आय का स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता था। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता था। आगे कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत या ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, भारत में। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत या ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम गाथा। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम विवाह गाथा। आगे, प्राचीन संस्था दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कपिल का। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कपिल का। कपिल मुनि द्वारा प्रतिदिन प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कपिल द्वारा। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो सी ऑप्शन, कपिल द्वारा। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो बी ऑप्शन केवल 2 इसमें सही है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। बी ऑप्शन केवल 2 इसमें सही है। अगला कथन कारण, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं, यह बिल्कुल सही है। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं। तो यह भी सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। कथन ए और कथन 2 दोनों इसमें सही है। अगला, योग दर्शन का प्रतिपादक है, तो ए ऑप्शन होगा, पतंजलि। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो ए ऑप्शन होगा, पतंजलि। अगला प्रश्न, योग के आविष्कारक थे, तो सी ऑप्शन होगा, पतंजलि। योग के आविष्कारक कौन थे? तो सी ऑप्शन, पतंजलि। इनमें से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अनुस्मृति ए ऑप्शन नहीं है, बाकी प्रत्याहार, ध्यान और धारणा है। ए ऑप्शन अनुस्मृति नहीं है। अगला है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, सी ऑप्शन होगा, पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? तो सी ऑप्शन होगा, पुष्यमित्र शुंग के। अगला, न्याय व्यवस्था संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो बी और डी मतलब गंगेश और उदयन थे। न्याय व्यवस्था संप्रदाय या स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो बी और डी इसका आंसर हो जाएगा, गंगेश और उदयन। अगला प्रश्न, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म के का निषेध करने वाला यह उक्ति किसकी है? तो डी ऑप्शन होगा, चरवाकों की यह उक्ति है। अगला प्रश्न, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर स्वीकार करता है, बी ऑप्शन होगा, चरवाक को। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो बी ऑप्शन होगा, चरवाक। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, काम। अधोलिखित में कौन एक चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, काम। अगला प्रश्न, चरवाक दार्शनिक प्रणाली, ए ऑप्शन हो जाएगा, लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। चरवाक दार्शनिक प्रणाली, ए ऑप्शन होगा, लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो बी ऑप्शन होगा, गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो बी ऑप्शन होगा, गौतम ने। न्याय दर्शन के संस्थापक थे, तो सी ऑप्शन होगा, गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो सी ऑप्शन, गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? तो ए ऑप्शन होगा, गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? तो ए ऑप्शन, गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, तो ए ऑप्शन, गौतम। अगला है, मीमांसा के प्रणेता थे, तो डी ऑप्शन होगा, जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जैमिनी। आगे, दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिया हुआ है।
तो आइए देख लेते हैं। न्याय दर्शन हो जाएगा, तार्किक चिंतन मीमांसा दर्शन हो जाएगा, वैदिक अनुष्ठान करना सांख्य दर्शन हो जाएगा, वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण और वेदांत दर्शन हो जाएगा, आत्मज्ञान। बी ऑप्शन 4-3-1-2, 4-3-1-2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युगम दर्शन प्रचारक सही सुमिलित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा न्याय गौतम, बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत है इसमें। अगला, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन मीमांसा से। आगे, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मीमांसा। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मीमांसा। अगला प्रश्न है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो डी ऑप्शन होगा मीमांसा से। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मीमांसा से। आगे, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो डी ऑप्शन होगा वैशेषिक। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो डी ऑप्शन होगा वैशेषिक। आगे, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महर्षि कानद। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महर्षि कानद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोकायत और कपालिक नहीं है, बाकी मीमांसा वेदांत है, न्याय वैशेषिक है और सांख्य योग है। सी ऑप्शन लोकायत और कपालिक नहीं है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध। निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? तो डी ऑप्शन बौद्ध। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चरवाक को। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो सी ऑप्शन चरवाक। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शंकराचार्य। आगे, शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अद्वैतवाद। शंकर के दर्शन को कहा जाता है? तो डी ऑप्शन अद्वैतवाद। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शंकर। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शंकर। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान। अगला प्रश्न है, विशिष्टि अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन हो जाएगा रामानुजाचार्य। विशिष्टि अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अभिनव गुप्त। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अभिनव गुप्त। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से। आइए मिलान कर लेते हैं। विक्रम संवत हो जाएगा 58 ईसा पूर्व, शक संवत हो जाएगा 78 ईस्वी, गुप्त संवत हो जाएगा 320 ईस्वी और कली संवत हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। डी ऑप्शन हो जाएगा 4321, 4321। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, यह बिल्कुल सही है। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ, यह बिल्कुल सही है। गुप्त संवत 319 ईस्वी में आरंभ हुआ, यह बिल्कुल सही है। भारत में मुसलमान शासक का युग सन 1192 ईस्वी में शुरू हुआ, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इसमें चारों सही हो जाएगा। अगला है, गधैया था, ए ऑप्शन सिक्का। गधैया क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिक्का। अगला प्रश्न, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 601। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा 601। अगला है, मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृत संवत। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृत संवत। अगला है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है। इसका तुल्य वर्ष है। डी ऑप्शन होगा 634। एक चालुक्य अभिलेख में तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या है? तो डी ऑप्शन होगा 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिष्ठानपुर। अगला, मौखरी शासकों की राजधानी, बी ऑप्शन कन्नौज थी। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो बी ऑप्शन कन्नौज। निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सुमिलित नहीं है? तो सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, यह बिल्कुल गलत है। ईश्वर वर्मन
जौनपुर प्रशस्त अभिलेखिया बिल्कुल सही है। ईशान बर्मन हरहा पाषाण अभिलेखिया बिल्कुल सही है। जीवित गुप्त द्वितीय देव बर्मन अभिलेखिया बिल्कुल सही। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। सर्व बर्मन गया ताम्रपत्र। अगला है गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी के में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन हुआ? तो मगध में गुप्त का हुआ बिल्कुल सही। मालवा के परमार यह गलत है। थानेश्वर के पुष्यभूति यह बिल्कुल सही है। कन्नौज के मौखली यह भी सही है। देवगिरी के यादव यह गलत है। वल्लभी के मैत्रक यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 6 1 3 4 6 इसमें सही है। अगला प्रश्न है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो ए ऑप्शन होगा पुष्यभूति। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो ए ऑप्शन पुष्यभूति। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कल्हन। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कल्हन। अगला हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बाणभट्ट। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज। अगला सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज। सम्राट हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज तथा प्रयाग में। सम्राट हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था? तो बी ऑप्शन होगा प्रयाग में। आगे नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका था? तो बी ऑप्शन होगा पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका था किसने? तो बी ऑप्शन होगा पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो डी ऑप्शन होगा पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? डी ऑप्शन होगा पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 618 ईस्वी। चालुक्य शासक पुलकेशिन का हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था? तो बी ऑप्शन होगा 618 ईस्वी। अगला प्रश्न कवि वान निवासी था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, विवरण बॉक्स में आप लोग पढ़ सकते हैं। हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बी ऑप्शन होगा सम्राट हर्ष। हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बी ऑप्शन होगा सम्राट हर्ष। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हुएनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हुएनसांग। अगला भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्यूएन च्वांग या ह्यूएनसांग ने तत्कालीन भारत की समस्या की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन देखना है। सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित है, यह गलत है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाता था कि किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष का निर्णय से के साधन थे, यह बिल्कुल सही है। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं का शुल्क देना पड़ता था, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन होगा 2 और 3 इसमें सही है। अगला हर्ष के दरबार में ह्यूएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसे विवरण बॉक्स से नीचे पा सकते हैं। अगला ह्यूएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो बी ऑप्शन होगा मथुरा। ह्यूएनसांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो बी ऑप्शन होगा मथुरा। कौशेई शब्द का प्रयोग किया गया, सी ऑप्शन हो जाएगा रेशम के लिए। कौशेई शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? तो सी ऑप्शन रेशम के लिए। चीनी यात्री ह्यूएनसांग ने विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नालंदा। चीनी यात्री ह्यूएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नालंदा। आज भी भारत में ह्यूएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो डी ऑप्शन होगा सी यूकी की रचना। आज भी भारत में ह्यूएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो डी ऑप्शन होगा सी यूकी की रचना। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, सी ऑप्शन हो जाएगा ह्यूएनसांग। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ह्यूएनसांग। आगे सी यूकी नामक यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो डी ऑप्शन होगा ह्यूएनसांग। सी यूकी नामक यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो डी ऑप्शन होगा ह्यूएनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विनिमय पत्र। अगला प्रश्न चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंतु। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंतु।
नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मुसलमान। अगला भारत का सबसे प्राचीन बिहार है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा नालंदा। भारत का सबसे प्राचीन बिहार कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नालंदा। नालंदा कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो ए ऑप्शन कन्नौज। अगला कथन कारण वाला दिया हुआ है, तो सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल में कृषक संरचना का प्रमुख विशेषता थी, यह बिल्कुल सही है। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषि वर्ग अस्तित्व में आया, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है यह देखना है। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया, यह बिल्कुल गलत है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, यह बिल्कुल गलत है। तो डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, कोई सही नहीं है इसमें। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यह देखना है। तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, यह बिल्कुल गलत है। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो नीचे से विवरण बॉक्स से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया, यह बिल्कुल सही है। और संबलपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? तो देख लेते हैं। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, यह बिल्कुल गलत है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, यह बिल्कुल सही है। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 3 इसमें सही है। पहला नंबर स्टेटमेंट गलत था। आगे निम्नलिखित कथनों में कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार को रोक लगाई, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया, यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया। आगे है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बी ऑप्शन केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ज्योतिष मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ज्योतिष मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम से संबंधित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मानसरोवर। निम्नलिखित में से कौन 4 धाम से संबंधित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मानसरोवर। निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय बिल्कुल सही है। भवभूति कन्नौज का यशोवर्मन, यह बिल्कुल सही है। हरिसेन हर्ष, यह गलत है। दांडी नरसी वर्मन, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है, हरिसेन हर्ष। अगला सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है, आइए मिलान कर लेते हैं। तो अमीर खुसरो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन हो जाएगा हर्षवर्धन और बाणभट्ट हो जाएगा हरिसेन हो जाएगा समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हो जाएगा हर्षवर्धन। बी ऑप्शन हो जाएगा 4-1-2-3, 4-1-2-3। अगला प्रश्न है सुमेलित करने के लिए, फिर से आइए सुमेलित कर देते हैं। भोज हो जाएगा धार, दुर्गावती हो जाएगा गोंडवाना, समुद्रगुप्त हो जाएगा विदिशा और अशोक हो जाएगा उज्जैन। डी ऑप्शन होगा 3-4-2-1, 3-4-2-1। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के दिया हुआ प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो भीलसा मध्य प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र, यह गलत है। गिरनार गुजरात, यह बिल्कुल सही है। और थानेश्वर उत्तर प्रदेश, यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें ए हो जाएगा, 1 और 3 इसमें सही है, 2 और 4 इसमें गलत है। अगला है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71वां बीपीएससी प्री देने वाले हैं या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें जीएस की अहम भूमिका रहती है, अगर वो देने वाले हैं तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि इस वीडियो का उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आप लोग भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए
ताकि जितना ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए उतना ही एग्ज़ाम में आपका पकड़ मजबूत होगा हिस्ट्री के ऊपर। और हम लोग ये पूरा वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं और इसके साथ हम लोग ये पूरा किताब कंप्लीट करेंगे, फिर अगले किताब पे जाएँगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें, हमारे साथ साथ चलते रहें, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे। और इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा तो एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत सहजता महसूस होगी। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें या फिर कुछ और अपडेट डालें तो आपको आसानी से वह मिल जाए और आप लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से रेडी होते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिवाइज़ करते रहें, पढ़ते रहें और जितना ज़्यादा रिवाइज़ करें उतना अच्छा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।